जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और कैसे वर्क करता है, इसको समझेंगे। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में या डेली लाइफ में इसका क्या रोल है, ये क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, इस चीज को भी साथ साथ समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ अप्लाई होता है। मोर ओवर ये भी समझेंगे कि लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये दोनों चीजें सेम है या नहीं। ठीक है, तो इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर इस टॉपिक के अंदर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि इसको समझेंगे तो हमें कुछ समझ आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है कि जब आप बुलेट फायर करते हैं तो वो गन पीछे को रिकॉइल क्यों करती है, पीछे को जर्क क्यों देती है। ठीक है, ये समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि सर हर बॉडी के एक्शन का रिएक्शन क्या होता है और क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूटन थर्ड लॉ के साथ रिलेशन है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, इसको समझिएगा जरूर। सबसे पहले चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट को फोकस किया जाए तो स्टेटमेंट ये कहती है कि सर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम ऑफ एन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए, एक आइसोलेटेड का और एक सिस्टम का। तो सबसे पहले ये समझ लें सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक्चुअली तौर पे नाम है नंबर ऑफ बॉडीज का। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज का नाम है सिस्टम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ बॉडीज मिलके एक सिस्टम बनाती है, दो या दो से ज्यादा बॉडीज मिलके सिस्टम बनाती है। ठीक है, सिस्टम हम अक्सर बोलते हैं यार ये सिस्टम बड़ा खराब है, ये सिस्टम ऐसे, मतलब सिस्टम में नंबर ऑफ थिंग्स आ रही है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रही है। ठीक है, मुझे आजकल माइक का ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा, ये बंद हो जाता है, पता नहीं क्या इशू है इसको, वो चार्जिंग का इशू आ रहा होता है। अच्छा बहरहाल, तो सिस्टम जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ बॉडीज है जनरली तौर पे। ठीक है, और फिर मैंने बात की आइसोलेटेड सिस्टम की। अब आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसपे कोई एक्सटर्नल चीज एक्ट नहीं कर सकती। मैं इस रूम के अंदर हूँ, इस पर बाहर बारिश हो रही, जो मर्जी हो, मेरा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि मैं आइसोलेटेड हूँ, आइसोलेशन में हूँ। आपके बाहर ना आइसोलेशन हुई होती है, ये कवर है, इसके अंदर मार्कर की आपको पता वो होती है जिसमें फिल करते हैं, ये आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं आ रही होगी, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, सर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अब देखिए कंडीशन ये है कि वो सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि सर ना तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस आ रही है, ना वहां पे एयर इफेक्ट कर रही है आपकी किसी भी बॉडी के मूवमेंट में। तो इसलिए इट मींस कि ये आइडियल केस चल रहा है एक, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स रजिस्टर नहीं करी। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर ये पॉइंट चल रहा है जो कि इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन के बाद अब इस टॉपिक को समझना ये है कि वो कैसे कहता है कि सर टोटल मोमेंटम ऑफ एन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इसको एग्जांपल से। कहते हैं कि सर लेट कंसीडर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दो मैसेज है, वन ऑफ देम इज m1, वन ऑफ देम इज m2। m1 जो ये मूव कर रहा है v1 की वेलोसिटी से v2, और m2 मूव कर रहा है v2 की वेलोसिटी से। बट रिमेंबर दैट v1 की वेलोसिटी v2 से ग्रेटर है, मतलब ये वाले भाईजान की वेलोसिटी ज्यादा है इससे। अब ये प्रैक्टिकल चीज है कि सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ये भागता 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 उसमें लग जाएगा जाके। ठीक है, क्या होगा, ये m1 जो है ये m2 से जाकर टकरा जाएगा। उसकी रीजन ये होगी कि v1 ग्रेटर है v2 से, ये भाईजान ऐसा ऐसा मूव कर रहे हैं, ये भाईजान तेजी तेजी से जा रहे हैं, तो ये जाकर हिट करेगा उसको। तो सर जब इस हिट कर देंगे, हिटिंग के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। क्या वेलोसिटी हो जाएंगी, v-1 और v-2। अब ये जब इसको जाके हिट करेगा तो फर्दर इधर को मूव करना शुरू कर देगा और मजीद स्पीड से, पहले से ज्यादा स्पीड से। आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक स्लो स्पीड से मूव कर रहा है, पीछे स्पीड से अगर हिट करता है कोई उसको, वो भाईजान हो जाएंगे। तो v-1 v-2 आ जाएगा, और मैसेज तो आपको जाहिर सी बात है वैसे ही रहेगा। अब वो कहता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम के लिहाज से या जो मोमेंटम के लिहाज से स्टेटमेंट है, ये कोलिजन हुई, अगर बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकाला जाए, बिफोर कोलिजन,
बिफोर क्लोइंग इसका मोमेंटम क्या होगा, m1v1 इस सब्जेक्ट का, और इसका क्या होगा, m2v2। मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा। बिफोर क्लोइंग टोटल मोमेंटम आएगा इन दोनों का मोमेंटम प्लस करके, और आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का बनेगा इसमें इसका m1v-1 और इसका m2v-2। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एक्चुअल तौर पे कंजर्वेशन वर्ड खुद डिफाइन कर रहा है, क्या चीज को डिफाइन कर रहा है। कंजर्वेशन का मतलब ये है किसी चीज का रिमेन्स सेम रहना, चेंज ना होना, अनचेंज होना, ऐसे ही रहना, जैसी थी वैसे ही रहना। तो सर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की स्टेटमेंट ये कहती है कि सर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों मोमेंटम सेम रहेंगे। तो अगर इस कैलकुलेशन से लिखा जाए तो बिफोर कोलिजन का मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम दोनों सेम होंगे। तो फिर हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1v-1 प्लस m2v-2। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है न्यूटन्स के सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जो उसने डिफाइन किया है हमारे साथ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो दोबारा स्टेटमेंट रिपीट करूंगा। उसने कहा जी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी और सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर और आफ्टर कोलिजन बॉडी का मोमेंटम सेम रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही, देन ये सेम रहेगा, अदरवाइज ये सेम नहीं रहेगा। यहां तक होपफुली आपसे वो बात क्लियर होगी होगी। एक चीज यहां पे डिफाइन कर दूं आपको, सर ये जब दोनों टकराए हैं, इसने फोर्स लगाई है इस पे, इसने फोर्स लगाई है इस पे, टकराने के बाद ये भी इसी डायरेक्शन में चले जाएगा और ये भी इसी डायरेक्शन में चले जाएगा। अब अगर आप ये कहते हैं ना कि ये टकराने के बाद वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ये इसी डायरेक्शन में चले जाएगा। उसके रीजन ये है कि जब आप किसी से जाकर टकराते हैं जिसकी स्पीड स्लो थी और आपकी स्पीड ज्यादा थी, तो आप रुकते नहीं, आप अपनी स्पीड आपकी रिड्यूस हो जाएगी लेकिन आप वेलोसिटी से मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की और बॉडी मूव करती जाएगी। ये आपके पास एक्चुअली तौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है। एक बात याद रखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस में गन एंड बुलेट सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये स्फेरिकल बॉल्स वाला सिस्टम है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा स्फेरिकल बॉल्स वाला सिस्टम है एग्जांपल के तौर पर, और फिर एयर बैलून है, वो भी इसी पर्पस पे काम कर रहा होता है। तो एक्चुअली तौर पे यहाँ पे हमें एक दफा क्वेश्चन आता होता था कि सर व्हाई द गन रिकॉइल्स, गन रिकॉइल को होती है पीछे को हटती है, जब आप फायर करते हैं तो गन पीछे को हटती है। तो एक्चुअली तौर पे वो क्या होता था, टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम सेम रखने के लिए गन पीछे रिकॉइल होती है। रॉकेट लॉन्चर नीचे एक्शन अप्लाई करता है और फिर ऊपर जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था कि मैं आपको ये समझाऊंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ मोमेंटम। इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम में अगर देखा जाए तो एक बॉडी दूसरे पे एक्शन अप्लाई करती है, दूसरा उस पर रिएक्शन अप्लाई करता है, यही न्यूटन थर्ड लॉ भी कहता है, यही लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहता है। एक्शन के रिएक्शन होता है, डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बॉडी टकरा के वापस चली जाती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता था। लॉ ऑफ मोमेंटम में भी कुछ इसी तरह का सीन देखने को आएगा। इस बॉडी ने इस पे एक्शन का फोर्स अप्लाई की, इसने इस पे रिएक्शन अप्लाई किया। रिएक्शन अप्लाई करने के बाद क्या होता है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। यहाँ पे जो वैलिडिटी ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ है जिसमें हमने पढ़ा होता है डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, वो फोर्स की है। यहाँ पर डायरेक्शन बॉडीज की, ऑब्जेक्ट्स की है। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ मोमेंटम में थोड़ा सा रिलेशन है। इसको ब्रीफली तौर पे हाई क्लासेस में आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। ये मैंने शॉर्ट बस कंसेप्चुअल की चीज बताई है आपको। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो उसको जरूर शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अच्छे तरीके से सब्सक्राइब किया करें, इसको हर तरीके से प्रमोट किया करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर